ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, देखिए पैसेज क्या है, काफी स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने डिजाइन करा है और 27 ऑन एन एवरेज पैसेज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से हमारा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 25 करेक्ट करने का, 25 आउट ऑफ 27। दो लेक्चर मिनिमम देखने पड़ेंगे। थोड़ी सी हम लोग बेसिक्स और फाउंडेशनल चीजें देखेंगे और हमारा जो टारगेट है 27 आउट ऑफ 27 है, लेकिन 25 मिनिमम हमारा एम है। ठीक है, 25 मिनिमम एम है और चलते हैं आगे पैसेज की तरफ। ठीक है, ये मैंने खुद से ये मैंने खुद से बनाया है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा और इसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए मैंने खुद से ही पर्सनली मैंने इसको डेवलप करा है और मुझे काफ़ी दिक्कत होगा। आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? यस ये सर। तो यस सर, यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। यस सर, दिख रहा है ठीक है। सर। यस सर। देखो 11 में मैंने इसको डिवाइड करा है। एक एजम्पशन, सेंट्रल आइडिया पूछता है, कोरोलरी पूछता है। एजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वधारणा। सेंट्रल आइडिया, कोरोलरी, और इसको मैंने एक साथ क्लब कर दिया है। क्रिटिकल, क्रूशियल, प्रैक्टिकल, रैशनल, लॉजिकल, मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। फिर उसके बाद करक्स पूछता है पैसेज में आपसे, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस पूछता है, फिर इम्प्लाई, इम्प्लीकेशन और इंटेंट्स टू से, ये तीनों का मतलब एक होता है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला जाएगा, तो इसलिए आप लोग माइक थोड़ा सा आप लोग ऑफ करिएगा, जब मौका मिलेगा आप लोग ऑन करके बोलिए। पूरी आजादी है। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, समरी और समसअप, और थिंकिंग, ऑर्डर का थिंकिंग या कन्वेड बाय द ऑर्डर ऑफ द पैसेज। जो पैसेज लिखने वाला है उसकी थिंकिंग या वो मैसेज कैसे कह रहा है। फिर उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन आंसर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 2024, 23, 22, 21, 30, और मैंने इसको पर्सनली खुद से हर पेपर में जाके, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन भी हुआ, बार बार इसको मैंने क्रॉस चेक भी करा है, तो इसमें इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी मेरी है। एजम्पशन में 2024 में 11 क्वेश्चन पूछे गए, सेंट्रल आइडिया से 3, फिर उसके बाद 2, क्रिटिकल से, करेक्ट्स ऑफ द पैसेज 2, फिर उसके बाद इन्फ्रेंस से 4, इम्प्लाई और इम्प्लीकेशन से 2, फिर उसके बाद थिंकिंग और कन्वेड, और उसके बाद मिसलेनियस 1 थे। तो यहाँ पे देख रहे हो 27, 27, 27, 27 और 2020 में 25 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा जोर देंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एजम्पशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल आइडिया से आया, और ये देखो ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं 2024 में। यहाँ पे भी देखो तो ये तीनों को पकड़ रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कम कम है, यहाँ पे भी थोड़ा ठीक है। ठीक है, एजम्पशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन हम लोग काफी तैयारी करके आए हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आप लोग एकदम धैर्य उसको लेके देखिए थोड़ा सा। तो पैसेज जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, वो हम बता दें पैसेज कहाँ से हम लिए हैं। पूरे इंडिया लेवल में आप कहीं भी किसी भी बुक में आपको वो पैसेज नहीं मिलेगा। डीप सी, डीप सी को 2013 से लेके यहाँ लिखेंगे तो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे लिखेंगे तो यस अ, सर। यस सर। हाँ, डीप सी को मैंने फीड करा है 2013 से लेके 2024 तक के डाटा को मैंने पैसेज को ही फीड कराया है। फिर उसके बाद मैंने चैट जीपीटी का यूज करा है। फिर उसके बाद मैंने को पायलट का यूज करा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरा एआई टूल है, फिर मैंने उसका भी। ये तीन जगह से ओरिजिनल कंटेंट को उठाया गया है। नाजिम हमारे साथ नहीं है। नहीं सर, नहीं है सर।
ना, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब ये 4 सोर्सेस से कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, दिस इज द ओरिजिनल कंटेंट एंड यू पीपल आर गोइंग टू लव इट। कहीं नहीं मिलेगा, और ये यूट्यूब पे भी ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको पेज को करते हैं, और यहाँ पे हम लोग अ, इतना चलेगा। यस सर, यस सर। ठीक है, तो कोरोलरी क्या होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। और आज कोरोलरी क्या होता है, और आप लोग जो भी पहले पढ़ चुके हो ना, कोरोलरी का मतलब क्या होता है, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, क्रक्स ऑफ द पैसेज, फिर उसके बाद जो भी है एजम्पशन का मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा सा साइड रखना है, उसको एकदम कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए। और अभी नया चीज हम लोग सीख रहे हैं, कोरोलरी। कोरोलरी इसका हिंदी मीनिंग होता है संभाविक परिणाम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, और इसको पहले काफी अच्छे से करके अभी अभी ही कंसोलिडेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग कंसोलिडेट करेंगे, अब पैसेज पढ़ते हैं हम लोग। और पैसेज जो लिया गया है काफी मतलब डिजाइन से लिया गया है कि आप लोगों को समझ में आए, और आप लोगों पर ही पैसेज है और आप लोग की लाइफ से ही रिलेटेड है। पढ़ते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट डेडिकेट्स ईयर टू स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, यूपीएससी अभ्यर्थी वर्षों तक विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और उत्तर लेखन कौशल को निखारते हैं। ठीक है, finding their answer writing skills, they follow a disciplined routine, analyze previous year questions and stay updated with the current affairs। ये एक छोटा सा पैसेज है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कोरोलरी संभावित परिणाम क्या है। ठीक है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करते हैं, स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, रिफाइनिंग देयर आंसर राइटिंग, और प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, और समसामयिक यानी करंट अफेयर से अपने आप को अपडेट रखते हैं। तो कोरोलरी का मतलब होता है कि हम गाना गाते आ रहे हैं, और अगला फॉल क्या होगा मेरा ये। ठीक है, कोरोलरी का मतलब होता है कि हम, जो कोरोलरी होता है उसको यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे प्लेस कर दे, तो वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, पैसेज को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरोलरी निकाला गया है, वो बोल रहा है कि कंसिस्टेंट इफर्ट्स एंड स्ट्रेटेजी इंक्रीज इंक्रीज एन एस्पिरेंट चांस टू सक्सेस। इस पैसेज का कोलोरली ये निकल के आया है कि अगर कंसिस्टेंट इफर्ट लगाते हैं, निरंतर प्रयास और रणनीति के साथ, अभ्यर्थियों की सफलता की संभावना बढ़ती है। ये कोरोलरी निकल के आया। कोरोलरी क्या है? कोरोलरी इज ए नेचुरल एंड लॉजिकल आउटकम ऑफ ए गिवन फैक्ट। ठीक है, नेचुरली यहाँ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आएगा? अगर हम अगर हम इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे रख दें, ये वाले स्टेटमेंट को, कंसिस्टेंट इफर्ट्स एंड स्ट्रेटेजी इंक्रीज एन एस्पिरेंट चांस ऑफ सक्सेस, अगर यहाँ पे रख दें तो कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट नहीं होगा, ना ही अल्टर करेगा, ना ही निगेट करेगा, इस पैसेज को कंप्लीट कर देगा। कोरोलरी का मतलब होता है कि पैसेज के बाद जो अंतिम लाइन होता है वो कंप्लीट करने वाला होता है। ठीक है, इसका व्याख्या भी मैंने लिखा है, सिंस द एस्पिरेंट इज प्रिपेयरिंग मेथोडिक, बहुत काफी अच्छे ढंग से कर रहा है। द लॉजिकल कंसिक्वेंस इज एन इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेस, अगर वो डेडिकेटेड ईयर्स करता है, फिर उसके बाद वेरियस सब्जेक्ट पढ़ता है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करता है, आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करता है, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है, एनालाइज करता है पीवाईक्यू, और स्टे अपडेटेड करेंट अफेयर्स। ठीक है, प्रश्नों का विश्लेषण और समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहता है, तो उसका लॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या होगा? इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेस, आईएएस बनने की चांसेस इम्प्रूव्ड होगी, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसमें बस यही ध्यान रखना क्या है लग रहा कि है? हाँ, क्या बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? तो ठीक है, तो हिंदी में देख लीजिए, निरंतर प्रयास और रणनीति से अभ्यर्थी की सफलता की संभावना बढ़ती है। ये मैंने पैसेज पढ़ा, और उसका कोरोलरी क्या हुआ,
वो है कोरोलरी को और समझने के लिए अच्छे से मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ। जैसे ए बी, लेटर सीरीज हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं, बी सी, सी डी, अबे ई लाइट एफ। बंद किया देखो। बहुत अच्छा। ए बी बी सी सी डी ई एफ एफ जी। लाइट कौन उसके बंद किया था? सर यहाँ से माइक ऑफ करवा दो सर। प्लीज माइक ऑफ करिए आप लोग। सर यहाँ से माइक ऑफ करवा दो। भैया आप पहले माइक ऑफ कर लीजिए फिर लाइट जला लीजिएगा। माइक ऑफ कर दो यार। देखिए आप लोग ना हल्के में ले रहे हो फ्री का सेशन, हल्के में ले रहे हो फ्री का सेशन, और कुछ नहीं। चलिए, तो हम लोग लेटर सीरीज सबको म्यूट कर दिए। और चलिए, तो हम लोग लेटर सीरीज पढ़े हैं। कोरोलरी का मतलब नहीं समझा पाएगा कोई आपको। यूट्यूब पे पूरा वीडियो एक्सेस है ना आपके पास, मेरे पास भी एक, कोई लॉक तो नहीं है यूट्यूब पे लगा हुआ, आप जाके देख लो, कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, ये 10 साल का मेहनत है। ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ, ठीक है, एफ जी। इसके बाद कौन सा दो वर्ड आएगा? जी एच। जी। जी क्या? एच। जी एच कहाँ से आएगा? इसके बाद दो वर्ड कौन से आएंगे? सी सेट भी खत्म है आप लोगों का, रीजनिंग भी खत्म है। ए बी बी सी सी डी ई एफ एफ जी जी एच। एच आई। जी एच। ठीक है, तो जी एच और सर जी कोरोलरी, सीक्वेंस को। कोरोलरी हमारा, कोरोलरी हमारा ये है। ठीक है, आगे छोटा पैसेज देखते हैं और उससे और समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोलरी का मतलब क्या होता है। सर जी एच। ये इसका स्वाभाविक और तार्किक परिणाम होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा और छोटा सा स्टेटमेंट लेते हैं, छोटा सा, और उसको समझने की कोशिश करते हैं छोटा सा लेके। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, एक लाइन का। सॉल्व पी वाई क्यूज एंड यू शेल राइज। पी वाई क्यू सॉल्व करोगे तो आप परफॉर्मेंस अच्छा दोगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे। कोरोलरी इसका क्या हो सकता है? इग्नोर देम एंड फेस सरप्राइज। पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ लगे पर आंसर का पता ना चले। अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, खराब काम करोगे खराब रिजल्ट आएगा। सॉल्व पीवाईक्यू करके जाओगे एग्जाम में, सरप्राइज महसूस नहीं होगा, और पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ लगेगा और आंसर भी पता चलेगा। एक और कोरोलरी समझते हैं यहाँ पे। ये चार वर्ड समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 27 आउट ऑफ 27 स्कोर यहीं पे मिल जाएगा। एक और एक स्टेटमेंट का पैसेज लेते हैं। पैसेज एक स्टेटमेंट का है, बोल रहा है कि सॉल्व पास्ट पेपर्स दैट इज पीवाईक्यू एंड नो द ट्रेंड। और ट्रेंड को समझिए। थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करके रहिएगा, समझिएगा। चार वर्ड ही समझाना, हमें ज्यादा समझाना नहीं है। समझ गए तो 27 आउट ऑफ 27 लेके जाओगे यहीं पे आज। ये पहला एक ही स्टेटमेंट का ये पैसेज है, और इसका कोरोलरी हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है। सॉल्व पास्ट पेपर्स एंड नो द ट्रेंड्स ऑन एग्जाम डे, क्वेश्चन फील्स लाइक ए फ्रेंड। कोरोलरी यही निकल के आया है कि अगर पास्ट पेपर सॉल्व करके जाओगे और ट्रेंड और पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे तो एग्जाम के दिन क्वेश्चन कैसा लगेगा आपका? फ्रेंड टाइप का लगेगा, फ्रेंडली लगेगा, नॉन लगेगा। सॉल्व करके आओगे एग्जाम पास करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक रीम बना, इग्नोर देम नाउ। अगर अभी इग्नोर करते हो, एंड डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन द सेम कॉन्सेप्ट गेट डिस्गाइज्ड। मतलब हिंदी का रूपांतरण करने से बहुत दूसरा मीनिंग आ जा रहा था, तो आप लोग ये समझो। फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट में लेते हैं, कट द ट्रीज क्लियर द लैंड। ट्री को कट करेंगे तो लैंड क्लियर हो जाएगा। तो इसका कोरोलरी क्या निकल के आएगा? फेस द रैथ ऑफ नेचर्स हैंड। जो प्रकृति के हाथ से मारे जाओगे, फ्लड्स आएगा, डिवास्टेशन आएगा, लैंडस्लाइड होगा। तो कट द ट्रीज, उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा? फ्लड्स आएगा, ड्राउट्स विल कम योर वे,
द बैलेंस लॉस्ट विल हैव टू बे, और इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्ट्रॉय होगा और उसका लॉस हमें भुगतना पड़ेगा, अर्बन फ्लडिंग एंड दिस एंड दैट। तो कोरोलरी का मतलब होता है कि नेचुरली जो फॉल होता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अगर कोई एक एस्पिरेंट है XYZ, वो काफी मेहनत कर रहा है और पैसेज में बोल रहा है कि बहुत मेहनती है, तो क्या होगा, चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड बढ़ जाएगा। कोरोलरी का बस इतना ही मतलब है। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कोरोलरी का मतलब समझ में आया है? कोरोलरी का मतलब होता है कि Yes, सिंपल sir, got it. ठीक है, सिंपल और नेचुरल। कोरोलरी इज ए नेचुरल एंड लॉजिकल आउटकम ऑफ ए गिवन फैक्ट। पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन। सिंपल सा चीज में समझना है। ठीक है, किसी दिए गए तथ्य का स्वाभाविक और तार्किक परिणाम होता है कोरोलरी। ठीक है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है, जब अभ्यर्थी अनुशासन और सही रणनीति से तैयार करता है, यानी प्रिपरेशन करता है, तो इसका अनिवार्य परिणाम उसकी सफलता की संभावना में वृद्धि के रूप में सामने आता है, यानी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। ठीक है, और सॉल्व PYQ एंड यू सेल राइज। PYQ को सॉल्व करोगे, ट्रेंड एनालाइज करोगे, पैटर्न को डिकोड करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। तो ये निगेटिव कोरोलरी लिया गया है। इग्नोर देम एंड फेस सरप्राइज। एग्जाम में सरप्राइज महसूस फील होगा। पेपर में क्वेश्चन देखा हुआ लगे पर आंसर का पता नहीं चले, उल्टा सीधा मार के आके फेल हो जाए। चलिए अब अगला कीवर्ड लेते हैं। और हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये वर्ड समझ में आवे। ये वर्ड इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हर क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट, दो ऑप्शंस हम लोग इलिमिनेट कर दे रहे हैं। हर क्वेश्चन में हम लोग 2024 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 2020 तक जाएंगे, और दो ऑप्शन हम इजीली इलिमिनेट कर दे रहे हैं, और दो ऑप्शन में स्टक कर जा रहे हैं। जब स्टक कर जा रहे हैं, तो जब वहां पे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का डायरेक्टिव एजम्पशन रहा, कोरोलरी रहा, इम्प्लाइड रहा, तो तुरंत आसानी से राइट आंसर पे टिक करके 2.5 मार्क्स लेके चलते बनेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी यस आपको सर। याद रहा कि कोरोलरी का मतलब क्या होता है? पेड़ को काटोगे तो क्या होगा, PYQ ट्रेंड एनालिसिस करके एग्जाम में देने जाओगे तो क्या होगा, नहीं करके जाओगे तो सरप्राइज मिलेगा। एजम्पशन का हिंदी होता है पूर्व धारणा। एजम्पशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखना हम कैसे लिख रहे हैं, और ये याद कर लेना, बस ये याद हो जाएगा पिक्चर के फॉर्मेट में। ऐसे दिमाग में रखना कि मैंने एजम्पशन को ऐसे लिखा था। थोड़ा सा और बड़ा करके लिखते हैं। एजम्पशन को मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे लिखा था, और ए को बड़ा करा था, और यहाँ पे इसको बना दिया था फैक्ट। तो जब भी एजम्पशन आए, ये स्क्रीन आपको याद आना चाहिए कि एजम्पशन जब भी आएगा वो उसको टेस्ट करेंगे फैक्ट पे। बस इतना ही। ठीक है, यस सर। बस ये याद रखना है, जब भी एजम्पशन आएगा तो ये स्क्रीन याद रखना है कि यस सर। हमने ए को बड़ा करा था। चलिए अब पैसेज पढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 27 आउट ऑफ 27 स्कोर हो जाएगा। आप लोग बस थोड़ा सा देखिए। ए यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडीज डिलीजेंटली फॉर इयर्स। एक यूपीएससी अभ्यर्थी कई वर्षों तक मेहनत करता है, बहुत अच्छे से। सॉल्विंग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करता है। एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी करता है। एंड स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, और अपने आप को समसामयिक घटनाओं से भी अपडेट करके रखता है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस करता है। एंड आंसर राइटिंग टेक्निक्स भी इम्प्रूव करता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म इन द एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। उत्तर लेखन तकनीकों का अभ्यास भी करता है ताकि परीक्षा में अपने प्रदर्शन बेहतर बना सके।
ठीक है। कोरोलरी में हम देख रहे थे कि फॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और लॉजिकल कंसिक्वेंसेस। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसमें सिर्फ एजम्पशन होता है फैक्ट। अब एजम्पशन क्या होगा, यहाँ पे पहले दिखाते हैं कि इस पैसेज का एजम्पशन क्या होगा। सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम डिपेंड्स ऑन द डेडिकेटेड प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। ये ये बेस है। पूर्व धारणा यानी पहले से ही इस चीज को बेस मान लिया गया है और उसके बाद ये पैसेज को लिखा गया है। मतलब जो एजम्पशन होगा वो एजम्पशन हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसपे हम पैसेज को ऐसे रख दें तो पैसेज उस पे ठहर जाएगा, सिंक कर जाएगा, पहचान जाएगा अपने ओरिजिन को। ठीक है। इस परीक्षा में हिंदी में देखिए, इस परीक्षा में सफलता समर्पित तैयारी और रणनीति पर निर्भर करती है। इसको मैंने एक सेंटेंस को पकड़ा और ये पैसेज लिख डाला। एजम्पशन जब भी बोलेगा तो एक फैक्ट जो होगा, एजम्पशन वही होगा जिसका फैक्ट जो फैक्ट सही होगा। यानी एक सेंटेंस होगा या एक स्टेटमेंट होगा वो फैक्चुअली करेक्ट होगा और वो सिंक होगा पैसेज से। दिस सेंटेंस हैज टू बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है, ये एजम्पशन जो स्टेटमेंट है, दिस सेंटेंस और स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू टू स्टैंड्स एजम्पशन। एजम्पशन होने के लिए इसका सही होना जरूरी है और वो फैक्ट होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और इसको और क्लियर करते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, आगे आ जाएगा। An assumption is an unstated belief that must be true for the argument to hold। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पैसेज में we assume that success depends on preparation despite external factors like luck, competition, sleep pattern या हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन ये एक बिलीफ को होल्ड कर रहा है कि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। ये एक्सटर्नल फैक्टर को एक्सक्लूड कर दे रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि एजम्पशन एक छुपी हुई धारणा होती है जो किसी तर्क को सही बनाने के लिए आवश्यक होती है। वो धारणा जो भी हो, लेकिन वो सही होना चाहिए पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। थोड़ा सा और इसको और समझेंगे, आपको डिफिकल्ट हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन काफी तैयारी के साथ हम आए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोलरी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है। और हमारा पैसेज क्या है, एक बार पैसेज को देखिए आप। हमारा पैसेज ये है, ए यूपीएससी एस्पिरेंट डिलीजेंटली तैयारी करता है और परफॉर्मेंस एग्जाम में उसका इम्प्रूव करता है, मॉक टेस्ट लगाता है, एनालाइज प्रीवियस ईयर करता है, आंसर राइटिंग टेक्निक, ये वो दिस दैट। तो डेफिनेटली कोई भी ये काम करेगा तो उसका एग्जाम निकलने की चांसेस, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि निकाल ही लेगा, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि आप लोगों में से जो ये सब काम करेगा उसके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पैसेज था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कोरोलरी हम निकालेंगे, क्योंकि कोरोलरी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो हम लोग कोरोलरी इसका निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। कोरोलरी हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है, लॉजिकल एंड इनएविटेबल आउटकम। जो भी पैसेज है, पैसेज क्या है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। तार्किक, इसका मतलब ये हिंदी में लिखा हुआ है। और इसका कोरोलरी क्या हो गया, जो पैसेज हमने पढ़ा है उसका कोरोलरी हमने निकाला, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। जैसे हमने बोला कि ट्री को काटो, फ्लड आएगा, डिफोरेस्टेशन आएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा। ठीक है, अर्बन फ्लड होगा, CO2 बढ़ेगा, एयर पॉल्यूशन होगा। उसी तरह अगर वो बच्चा अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है, सारा चीज PYQ एनालाइज कर रहा है, आंसर राइटिंग कर रहा है, तो क्या हो कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है और सक्सेस मिलेगा उसको। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, अनस्टेटेड बिलीफ दैट सपोर्ट द आर्गुमेंट। मतलब जो धारणा होता है, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं
तो हमारा धारणा ये था कि कोई भी बच्चा अगर मेहनत करेगा, पीवाईक्यू पैटर्न को डिकोड करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, आंसर राइटिंग करेगा, अपने आप को समसामयिकी करंट अफेयर्स अपडेट रखेगा, तो उसके यूपीएससी क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक ये मेरा धारणा था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसको मैंने होल्ड करा और उस पे वो मैंने 4 लाइन लिखा। तो मेरा अजम्पशन, पूर्व धारणा क्या था कि एक लड़का, मेहनती लड़का या लड़की, वो मेहनत करेगा तो उसे सफलता मिलेगा। लेकिन वो छिपा हुआ था, वो धारणा जो मेरे दिमाग में था, सबकॉन्शियस माइंड में, वो छिपा हुआ विश्वास था जो तर्क को बनाए रखा हमने। ये पैसेज मैंने खुद से लिखा है और मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक धारणा बैठा हुआ था, मतलब एक अनस्टेटेड बिलीफ बैठा हुआ था। ठीक है, आप नहीं लिखी, पीडीएफ हम दे देंगे। आ, और स्क्रीनशॉट भी नहीं लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकल जाएगा, मनिंदर गुप्ता। तो यहाँ पे ये बताना था हमें कि ये पैसेज को मैंने लिखा। लिखा तो मेरे माइंड में ये धारणा बैठा हुआ था, जो पैसेज में वो दिख नहीं रहा है। मनिंदर गुप्ता, आप समझोगे नहीं। मैं जब ये 4 लाइन का, 3.5 लाइन का पैसेज को जब मैंने लिखा, तो मेरे दिमाग में ये धारणा बैठी हुई थी कि अगर कोई डिलीजेंटली 1 साल तक प्रिपेयर करता है, मॉक टेस्ट देता है, एनालाइज पीवाईक्यू करता है, और अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट रखता है, और टाइम मैनेजमेंट भी करता है, और आंसर राइटिंग टेक्निक को इम्प्रूव भी करता है, तो डेफिनेटली चांसेस उसके इंक्रीज हो जाएंगे। और ये धारणा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, वही बोल रहा है कि मेरे पूर्व धारणा क्या थी, आपने क्या सोचा, वो क्या फैक्ट है जिसको हम पकड़ लें और उस पे इस पैसेज को लाके खड़ा करते हैं। वही है हमारा एजम्पशन। और वो एजम्पशन फैक्ट होना चाहिए, यानी फैक्ट मतलब सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। समझ रहे हो? कोई दिक्कत यस यहाँ सर, तक? यस सर। यस चलिए, सर। यस सर। और वो धारणा यहीं से समझ में आ रहा है कि एक मेरा अजम्पशन था। मैंने ही ये पैसेज को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, मैंने ये 3.5 लाइन में लिखा है और मैंने ये ट्रेड्स यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन मेरे लिखने से पहले मेरे माइंड में था, धारणा क्या था कि कोई भी करेगा सक्सेस उसको मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, और भी चीजें हैं इसमें, देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे सक्सेस डिपेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जम्पशन क्या है? सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करोगे तो सक्सेस मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, और वो प्रिपरेशन का ही स्टेजेस है। तो हमारा जम्पशन क्या हुआ? सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिपरेशन। और कोरोलरी क्या हुआ? हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल। कोरोलरी को समझना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। और एजम्पशन, इमेजिन ए यूपीएससी एस्पिरेंट नेम्ड रवि। एक रवि नाम का यूपीएससी एस्पिरेंट है जो कहता है, इफ आई बाय एक्सपेंसिव बुक एंड इनरोल इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। बोल रहा है कि हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लेंगे, आई विल डेफिनेटली क्लियर यूपीएससी एग्जाम। और एक्सपेंसिव बुक खरीद लेंगे और कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लेंगे, तो हम डेफिनेटली क्लियर यूपीएससी एग्जाम। अब आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं, ये जो बोल रहा है ये आधा गलत बोल रहा है और आधा सही बोल रहा है। आपको इसका बात सही मानना है। ठीक है, आपको इसका बात सही मानना है, भले इलॉजिकल लगे। और यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाता है और आप अपना नॉलेज लेके आते हो कि ये लड़का रवि जो है ये बेवकूफ है और आधा ही यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में इसको ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी है। और जो एजम्पशन आपको पैसेज जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर देगा, आप उसको गलत कर देते हो और गलत वाले को सही कर देते हो, वहीं पे मार्क्स चला जाता है। आपको आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। रवि के बारे में बात हो रही है, रवि इलॉजिकल बात कर रहा है या लॉजिकल बात कर रहा है, उससे लेना देना नहीं है, हमें इस स्टेटमेंट पे बात करनी है कि रवि बोल रहा है कि पापा हमें एक्सपेंसिव बुक दिला दो और कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल करा दो, आई विल डेफिनेटली क्लियर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, रवि की उतनी ही समझ है।
अब इसका एजम्पशन हम लोग निकालते हैं कि एजम्पशन क्या हो सकता है। ठीक है, एजम्पशन निकालेंगे, वो फैक्चुअल होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से बताया गया है कि एजम्पशन इज ए बिलीफ दैट द स्टेटमेंट इज बेस्ड, स्टेटमेंट इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, और बट इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। अब हम जैसे ये तो छोटा है एक लाइन का, अगर बहुत लंबा लंबा पैसेज है ऐसे मान लो, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, एग्जामिनर ने पूछा एजम्पशन बताओ, और आप जाके खोज रहे हो पैसेज की लाइन में, कभी नहीं मिलने वाला है। और जो मिलेगा वो गलत ऑप्शन वाला वर्ड मिलेगा, उसको टिक कर दोगे और वहां पे निगेटिव मार्किंग चला जाएगा। इट इज नॉट डायरेक्टली, बट इट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड, ये पैसेज में डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होता है। ये रवि की पूर्व धारणा है। रवि थोड़ा सा नादान है और यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज इसको नहीं है। ये अपने फादर से कहता है कि पापा मुझे एक्सपेंसिव बुक खरीद दो और कोचिंग में इनरोल करा दो, मैं अगले साल यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। तो आपको पैसेज मिला है रवि का सॉल्व करने के लिए, तो अपना माइंड और भेजा यहाँ पे नहीं लगाने का, आपको रवि के हिसाब से ही चलना है। देखिए, आपको थोड़ा सा उटपटा लगेगा और एग्जाम में वही गलती करते हो आप। देखिए, अनस्टेटेड एजम्पशन हियर, क्या क्या एजम्पशन हम निकाल सकते हैं। हमने 3 एजम्पशन निकाला है यहाँ पे। एक्सपेंसिव बुक्स कंटेन्स ऑल द राइट नॉलेज नीडेड टू क्लियर यूपीएससी, इट इज नॉट करेक्ट, बट इट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू रवि। रवि knows it. That's why Ravi demanded expensive book and enrollment in a coaching institute. According to Ravi, it is right. मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से गलत है, लेकिन रवि के हिसाब से ये सही है। और इस पे अगर इस स्टेटमेंट को लाके खड़ा कर दे तो स्टेटमेंट सही खरा उतरेगा, या इसको स्टेटमेंट के ऊपर ले जाके रख दे तो ये सही खरा उतरेगा। अगला अ, अगला एजम्पशन हमने निकाला कि कोचिंग क्लास इज गारंटी सक्सेस। ठीक है, आपको लगेगा थोड़ा सा उल्टा, कोचिंग क्लास इज गारंटी सक्सेस, गारंटी सक्सेस इंस्टेड ऑफ सेल्फ स्टडी बीइंग इक्वली इफेक्टिव। हमें मालूम है कि सेल्फ स्टडी ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रवि कोचिंग क्लासेस इज गारंटेड सक्सेस। कोचिंग क्लास में एनरोलमेंट कराओ, बचपन में हम भी ऐसा ही सोचते होंगे या आप भी ऐसा ही सोचते होंगे ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट लेवल पे। अगला बोल रहा है, 3 एजम्पशन हमने निकाला है। अगला एजम्पशन ये है कि रवि विल यूटिलाइज बुक्स एंड कोचिंग प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ जस्ट होर्डिंग रिसोर्सेस। इसको भी यहाँ ले जाके मैच कराओ, ये भी सही होगा अकॉर्डिंग टू रवि। अकॉर्डिंग टू रवि की बात होगी, अकॉर्डिंग टू रवि, ये पैसेज रवि का है तो रवि की बात होगी, आपका पैसेज नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये रवि की नो सर। धारणा है, आपको अपना धारणा नहीं घुसेड़ना है इसमें। जब कोई बंदा बोल रहा है, ये सब बातें कर रहा है कि पापा मुझे कोचिंग में इनरोल करा दो और एक्सपेंसिव बुक खरीद दो, यानी उसकी समझ कम है, और उसकी समझ कम है तो उसके समझ को हमें इनहेंस नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पे assumption is a belief that statement is based on but it is not directly stated। ये तीनों इसमें से कोई डायरेक्टली स्टेट हुआ है इसमें? नहीं हुआ है। लेकिन रवि रवि के माइंड में पहले से क्या चल रहा था ये स्टेटमेंट बोलने से पहले? रवि के माइंड में क्या घुसा हुआ था? कि कोचिंग में जब एडमिशन मैंने लेंगे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यस, जब मैंने ये चार लाइन का मैंने जब लिखा, 4 लाइन का या 3 लाइन का पैसेज मैंने लिखा, तो मेरे दिमाग में क्या घुसा हुआ था, क्या पूर्ण धारणा बसी हुई थी? मुस्लिम्स मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। कोई नॉन मुस्लिम ये बोल रहा है, ठीक है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ये एक स्टेटमेंट तो वो बोल दिया, ठीक है, लेकिन उसके माइंड में पहले से इंडोक्ट्रिनेटेड चीज थी जो उसको ये बोलने पे मजबूर करा, वही वो पूर्ण धारणा कहलाता है जमशेद।
गेटिंग? वो बचपन से कुछ यस सुनता सर। आ रहा होगा, प्रेजुडिस डेवलप हुआ होगा, सोसाइटी में सुना होगा, ठीक है, या किसी कहीं पे मतलब वैसी उसकी संगति होगी, पीयर्स ग्रुप में गलत इंफॉर्मेशन उसको मिला होगा, और वो एक स्टेटमेंट बोलता है मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। और इसका अगर एजम्पशन हम निकालें तो हम अपने हिसाब से एजम्पशन नहीं निकालेंगे, ये एक्स वाई जेड ने बोला, अब उसका ब्रेन देखेंगे कि उसका ब्रेन कहाँ तक डेवलप है, एंड दैट विल बी द एजम्पशन, यानी फैक्ट। एजम्पशन फैक्ट होगा हमारा, कि हम बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा, दैट विल बी फैक्ट। ये स्टेटमेंट्स हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। बोलिए, अब आप लोग बोलेंगे नहीं? यस सर, यस यस सर। सर, यस जी सर। यस सर। यस सर। यस सर, हो गया। हाँ, हम लोगों ने कोरोलरी आगे पढ़ा। समझ यस सर, यस सर। हम लोगों ने कोरोलरी पढ़ा, फिर उसके बाद एजम्पशन पढ़ा, और अब हम लोग आगे मूव करने से पहले बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे दो वर्ड में? नो सर। नो नो सर। सर, नो सर। एक पेड़ को काटेंगे तो फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड आएगा। एजम्पशन क्या हुआ कि ये मेरे माइंड में पता था कि एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट को ये सब चीजें करना चाहिए, तो सक्सेस उसको आराम से मिल जाएगा। चलिए अब सर अगला कोरोलरी तीसरा। एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है, तो फिर अब बोल लियो तो माइक ऑफ कर लीजिए। इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का हिंदी वर्ड होता है निष्कर्ष, और ये बना है इन्फर से। इन्फर से बना है इन्फ्रेंस। फिर मैंने वही पैसेज को यहाँ पे दोहरा दिया जो मैंने पिछली बार बनाया था। अगेन, यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉलोज ए स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। थोड़ा सा मोल्ड है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को करते हैं वो, and stays updated with current affairs. They analyze past trend and work on time management to enhance their performance in exam. ठीक है। सख्त अध्ययन दिनचर्या का पालन करते हैं, मॉक टेस्ट हल करता है, समसामयिक घटनाओं से अपडेटेड रहता है, पिछले रुझानों का विश्लेषण करता है, और परीक्षा में प्रदर्शन सुधारने के लिए समय प्रबंधन पर काम करता है। अब इन्फ्रेंस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इन्फ्रेंस क्या है कि निष्कर्ष, डिस्पाइट प्रिपरेशन external factors like competition and question unpredictability affect success। बहुत अच्छे से तैयारी करके गए, और साइंस एंड टेक भी पढ़े थे, और मेडिवल और हिस्ट्री भी पढ़े थे, एंशियंट भी। दोनों से दो दो क्वेश्चन आया, 6 नंबर को 6 ही क्वेश्चन आया, बाकी सबसे सारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि और अनप्रेडिक्टेबिलिटी नेचर ऑफ यूपीएससी, और फेल हो गए। तैयारी के बावजूद प्रतिस्पर्धा और प्रश्नों की अनिश्चितता सफलता को प्रभावित करती है, ये इन्फ्लुएंस। इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या होता है पहले यहाँ देख लेते हैं। एन इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पैसेज बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। पैसेज में अब आपको पता नहीं था इन्फ्रेंस के बारे में, और पैसेज में जाके टटोलते रहोगे ऐसे ऐसे, कहाँ पे ये वर्ड है, कहाँ पे ये वर्ड है, तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज। ठीक है, ठीक है। हियर इस पैसेज में, while the passage talks about preparation, तैयारी के बारे में बात करता है, we infer that success not guaranteed because other factor also play a role। यह निष्कर्ष होता है, आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने भाषा में समझाएंगे। वो निष्कर्ष होता है जो गंधास में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा होता है, और खोजने की कोशिश भी नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है, निष्कर्ष इन्फ्लुएंस को नहीं खोजना है पैसेज में, लेकिन उसे तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। तार्किक, अब यहाँ पे तार्किक है, ठीक है, तार्किक वर्ड को ही यहाँ पे पकड़ना है। और तार्किक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पॉइंट लॉजिकल। सोचना और निगेटिव पॉइंट सोचना, और दोनों को मिला के एक बैलेंस्ड देना। ठीक है, एक बैलेंस्ड
निष्कर्ष देना, ये निष्कर्ष देना, दोनों को मिलाना है। पॉजिटिव मेरिट्स एग्जाम मेंस का आंसर कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स, 5 नेगेटिव पॉइंट्स, फिर उसके बाद दोनों को समझ गया और वे फॉरवर्ड देना है, यहाँ पे बैलेंस्ड। बस इतना ही समझना है। इन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि हम पॉजिटिव पैसेज दिया हुआ है तो निगेटिव को भी देखेंगे और दोनों को मिला के बैलेंस्ड और वे फॉरवर्ड टाइप का हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट खुद से जनरेट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अगर पैसेज यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पैसेज हमारा पॉजिटिव टोन का है, तो हम निगेटिव भी कंसीडर करेंगे कि ये तो ठीक है, ये तो करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन और भी तो वेरियस फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको ये पैसेज इग्नोर कर दिया है। एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर दिया है, किसी के कोई रिलेशनशिप में है और एग्जाम से 15 दिन पहले ब्रेकअप हो गया, किसी के घर में इमरजेंसी आ गया, ठीक है, हेल्थ डिटोरिएट हो गया, स्किप कर दिया अटेम्प्ट, या स्किप डायलेमा में था, गया जाए कि नहीं जाए, गया अधूरे मन से, अधूरा क्वेश्चन देके आया, फेल हो गया। तो ये पैसेज पॉजिटिव टोन में था, लेकिन आपको पॉजिटिव टोन तो देखना ही है, निगेटिव भी देखना है कि इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, और लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड देना है। और ये पैसेज में मेंशन नहीं रहेगा, वो जो आप निष्कर्ष निकालोगे इन्फ्रेंस, समझ में आया, ये वाला आप लिख लो अगर लिखना है तो। ये वाला इन्फ्रेंस मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव और दोनों को मिला के बैलेंस्ड वे में देना है। यहाँ पे भी हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी वही काम हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव टोन का, और उसमें इन्फ्लुएंस निकाला है। डिस्पाइट प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के बावजूद, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कंपटीशन, क्वेश्चंस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी अफेक्ट सक्सेस। और ये रीडर का व्यू होता है, ये आपका व्यू है। आपका व्यू क्यों बैलेंस्ड होना चाहिए? क्योंकि आप समझदार हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पॉजिटिव भी देखोगे, निगेटिव भी देखोगे और बैलेंस्ड व्यू लेके आओगे कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो सर ये तो सही है, आइडियल कंडीशन में अगर ये कोई भी करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज लॉट्स ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट डू अफेक्ट द प्रिपरेशन एंड डिसाइड द रिजल्ट्स। ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब समझ में आया? कोई यस बोलेगा? सर। ठीक है, यस सर। अब वहां पे आप एग्जाम में जाके Yes, sir. वर्ड कंपटीशन और क्वेश्चन यहाँ पे जाके देखोगे तो कंपटीशन यहाँ पे वर्ड है ही नहीं, कंपटीशन कहीं भी ये वर्ड मेंशन नहीं है, तो आप गलत आंसर टिक करके आओगे। इस सेशन के बाद 27 आउट ऑफ 27 इज हलवा। Yes, sir. Inshallah. हाँ जी, चलिए। एक अली नाम का लड़का है, ठीक है, एक अली नाम का लड़का है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करता है, टेक्स मॉक टेस्ट रेगुलरली, मॉक रेगुलरली लेता है। डिस्पाइट दिस, इसके भी बावजूद, अब निगेटिव टोन आ रहा है, निगेटिव, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद ही अवॉइड्स, वो अवॉइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो नजरअंदाज कर देता है ग्रुप डिस्कशंस को, और नेवर रिवाइजेस, रिवीजन ही तो मेन है और रिवीजन को ही कर देता है, नेवर रिवाइजेस। दिस ऑल पैसेज हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय मी, सारा पैसेज मैंने खुद से लिखा, आई एम द ऑनर। नेवर रिवाइजेस दिस, क्योंकि आपकी ही कहानी आपको ही हम समझाएं और आप सीख के भी जाए यहाँ से। और नेवर रिवाइजेस, कभी रिवाइज नहीं करता है हिज मिस्टेक्स, जो गलत करता है, मान लो 25 एमसीक्यू सॉल्व करना है, 10 गलत हो गया, तो इसको तो देखना चाहिए ना कि क्यों गलत हुआ, कभी नहीं करता था। इन द एग्जाम ही स्ट्रगल्स विद ट्रिकी क्वेश्चन एंड टाइम मैनेजमेंट, ट्रिकी क्वेश्चन में उलझ जाता है और टाइम मैनेज भी सही से नहीं कर पाता है। अब पॉसिबल इन्फ्लुएंस क्या है, क्योंकि अब पैसेज में पॉजिटिव टोन भी हमें दिखने को मिल गया और निगेटिव टोन भी देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे, क्योंकि अब मेरे लिए काम आसान हो गया, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, इसका इन्फ्लुएंस मैंने निकाला है, मॉक टेस्ट अलोन आर नॉट इनफ, क्योंकि ये लड़का मॉक टेस्ट पे ही ज्यादा जोर दे रहा है, रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाता था ये अली नाम का लड़का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जो नहीं कर रहा था उसको प्लस दे के जोड़ दे,
एक तो जो कर रहा था उसको बोलो कि वो सफिशियंट नहीं था, जो ये डेली 6 से 8 घंटे और पास पेपर और मॉक टेस्ट लगा रहा था वो सफिशियंट नहीं है। और वो जो नहीं कर पा रहा था रिवाइज डिस्कशन, उसको आप प्लस जोड़ के बोलिए एनालिसिस एंड रिवीजन आर क्रूशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। डिस्पाइट के बाद जो निगेटिव टोन हमारे पास आया पैसेज का, यहाँ तक तो पॉजिटिव टोन था, यहाँ तक पॉजिटिव टोन था, और यहाँ से यहाँ निगेटिव टोन में आ गए हम लोग। तो पॉजिटिव टोन से कीवर्ड्स उठाइए और बताइए कि मॉक टेस्ट वो जो सॉल्व कर रहा है आर नॉट इनफ, इनफ नहीं है उसके लिए, अली के लिए। और उसको यहाँ पे जो एनालिसिस नहीं कर रहा था ग्रुप डिस्कशन एंड नेवर रिवाइजेस द मिस्टेक्स और ट्री की क्वेश्चन, तो वो रिवीजन और एनालिसिस एल्सो क्रूशियल, या इसको ये वर्ड कीवर्ड को हटा दो तो प्रैक्टिस यहाँ पे लिख दो, प्रैक्टिस। रॉन्ग आंसर, ये भी हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, रॉन्ग क्वेश्चंस। कोई दिक्कत यहाँ? नो सर। नो आप सर। में से कोई अली तो नहीं है? बताइए, क्या सर? कोई अली तो नहीं है ना आप लोगों में से जो वो काम कर रहा है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। अब केस जरूर कोरोलरी है सर। उसका क्या होगा? कोरोलरी, कोरोलरी क्या होगा उसका नहीं है। ये पैसेज को थोड़ा सा भूल जाना है, ये बीच में मैंने लगा दिया था। बात कर रहे हैं हम इस पैसेज पे, अब बात कर रहे हैं इस पैसेज पे। यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, स्टे अपडेटेड, करंट अफेयर्स, जो भी अच्छा काम कर रहा है सक्सेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पैसेज पे, बीच में मैंने उसको लिया था समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोरोलरी और इन्फ्लुएंस के बीच में, कोरोलरी तो आप लोग समझ ही चुके हो कि कोरोलरी मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्री को काटेंगे तो फ्लड आएगा, रेनफॉल पैटर्न बिगड़ेगा। कोरोलरी, लॉजिकल एंड डायरेक्ट consequences, हार्ड वर्क इंक्रीजेस सक्सेस प्रोबेबिलिटी, हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। उसी पैसेज का इन्फ्लुएंस क्या होगा? गंधास से निकाला गया निष्कर्ष, ना कि गंधास में आ, लिखा हुआ। समझ रहे हो? यही आपका नोट्स है सब। यस सर, यस सर। ठीक है, गंधास से निकाला गया, ना कि गंधास में खोजना जाके वहां। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? सक्सेस इज नॉट गारंटीड डिस्पाइट प्रिपरेशन। वो ऊपर वाला जो हमने करा था कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फिर निगेटिव टोन आ गया, क्योंकि हमारा पैसेज क्या था? पॉजिटिव टोन में था। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस जो था वो रीडर निकाल रहा था। रीडर मतलब मैं, आप लोग। वो पैसेज था, आप लोग निकाल रहे थे और मैं पढ़ रहा था, कोई तीसरा कोई लिखा था, तो हम लोग इन्फ्लुएंस निकाल रहे थे। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लाय। अब ये ना, अब ये इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बस 4 वर्ड ही समझना है, उसके बाद कहानी खत्म है। और ध्यान देना है यहाँ पे, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पैसेज आ गया। यूपीएससी स्टूडेंट फॉलो ए डिसिप्लिन स्टडी रूटीन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, स्टेज अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, घटनाओं से, समसामयिक घटनाओं से अपडेट रहता है, एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों के विश्लेषण करता है, एंड डेवलप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, और रणनीतियां विकास करता है समय प्रबंधन की। इसका इम्प्लीकेशन फिर डिफरेंट हो जाएगा। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है टू इम्प्लाई मीन्स टू सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली विदाउट स्टेटिंग इट एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इम्प्लाई का अर्थ होता है किसी चीज को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देना। जैसे क्लास 10 का एक लड़का है, XYZ, और वो बोल रहा है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आने वाला हूँ, मतलब फर्स्ट डिवीजन हम लोग के समय होता था, मतलब मान लो अभी जो भी सिस्टम चल रहा है, तो वो बोल रहा है कि हम अपने क्लास में फर्स्ट स्टैंड करने वाले हैं। अगर पापा ने मुझे बाइक नहीं खरीद के दिया, वो भी R15, पता नहीं कैसा होता है R15, R15, तो आई विल डू एनीथिंग।
मैं कुछ भी कर दूंगा। और ये मोस्टली इम्प्लाइड होता है सुसाइड, जो कि वो बोल नहीं रहा है, बट इट इज इम्प्लाइड। ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से निहितार्थ है, उसके अंदर समाहित है। एक मेरे साथ, मैं जब वो उर्दू एकेडमी लखनऊ में था, तो मेरे साथ एक रूममेट थे। वो काफी मतलब वो थे, उनका भी एग्जाम्पल बिना नाम लिए मैं देता हूँ आपको। वो बहुत परेशान दिख रहे हैं, तो वो बोले कि नुमान भाई, इस बार एग्जाम नहीं हुआ ना, तो मैं इस बार ना बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ, कुछ भी कर जाऊंगा। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उनका स्टेटमेंट था, कुछ भी कर जाऊंगा। इट मीन्स सुसाइड, डाई, कुछ भी कर जाऊंगा। ही इज नॉट सेइंग डायरेक्टली दैट ही इज गोइंग टू सुसाइड और इन लाइफ और समथिंग एल्स, बट इट इज निहितार्थ, समाहित है, दैट इज इम्प्लाइड। इसमें इसमें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ जाके खोजना नहीं है, यहाँ पे मिलेगा नहीं जो आप लोग जाके खोजते हो, यहाँ मिलने वाला नहीं है ये आपको समझना होगा कि ये रीडर क्या बोल रहा है, सॉरी, ऑथर क्या बोल रहा है। ऊपर वाले में तो रीडर निकाल रहा था, यहाँ पे ऑथर के मन में क्या छिपा हुआ है। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। समझ रहे हो? वो छुपा हुआ है। यस सर। यस सर। इतने लोग हैं, थोड़ा सा देख लें, सब बने हुए हैं, 66 के 66 बने हुए हैं। वाह, यस सर। गिरावट नहीं आया मार्केट में। यस सर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा सी सेट। बहुत मेहनत करा है मैंने आज रियलाइज करा कि मेरा वेट लूज हो गया, विंस ढीला हो गया। सर कितना तो कितना कितना किलो घट गया सर? तो यहाँ पे ये समझना है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या इम्प्लीकेशन निकल रहा है। पैसेज वही है, पैसेज बार बार वही रिपीट मैं कर रहा हूँ, सो दैट आपको याद रहे पैसेज क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लाई क्या है कि सक्सेस इन यूपीएससी एग्जाम इज नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क, फैक्टर्स लाइक एग्जाम स्ट्रेटेजी, मेंटल रेजिलियंस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी आल्सो मैटर। जो कि ये सब चीजें नहीं मेंशन है, पैसेज में जाके खोजोगे, निहितार्थ अंदर है। ये जो गंधास जिसने लिखा है, जो पैसेज लिखा है ऑर्डर, उसके माइंड में ये बातें चल रही हैं। ठीक है, चलिए, इसका अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सफलता केवल कठिन परिश्रम पर निर्भर नहीं करती, परीक्षा रणनीति, मानसिक धैर्य और अनिश्चितता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। चलिए आगे देखेंगे और पैसे, तो और क्लैरिटी आएगी। हाँ, यूट्यूब पे आने वाले थे लाइव, यूट्यूब पे नहीं आ पाए क्योंकि 24 आवर्स पहले नोटिफिकेशन देना पड़ता है ना, इसीलिए मैं सोचा ट्राई व्राई करते हैं कुछ नया चीज। एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल एक छोटा सा और लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इन्फ्रेंस जो देख लिए हैं उसको भी देखेंगे, और साथ में इम्प्लाई भी देखेंगे, और भी अच्छे से समझेंगे। ये बोल रहा है कि एक कैंडिडेट है हु प्रैक्टिसेस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करता है, रेगुलरली परफॉर्म बेटर इन यूपीएससी एग्जाम कंपेयर टू दोज हु डू नॉट। तो कैंडिडेट जो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपेरिजन टू दोज हु डू नॉट प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप में से देख लीजिए कौन है वो, आप लोगों में से खुद से पूछ लीजिए कौन है वो लड़का लड़की। ठीक है, तो जो उम्मीदवार नियमित रूप से मॉक टेस्ट का अभ्यास करते हैं, वे यूपीएससी परीक्षा में उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जो अभ्यास नहीं करते। ठीक है, इन्फ्रेंस हम लोगों को मालूम है कि इन्फ्रेंस कैसे निकाला जाता है। इसमें पॉजिटिव टोन भी है और निगेटिव भी टोन है। मेरे लिए अच्छा है, हम बैलेंस्ड, दोनों को बैलेंस्ड करके हम यूपीएससी को वे फॉरवर्ड देंगे, और वही हमारा इन्फ्रेंस होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारा हो सकता है, मैंने एक सिंपल सा लिया है, मॉक टेस्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एग्जाम परफॉर्मेंस।
एक बैलेंस लिया है, एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, दोनों को मिला के मैंने एक छोटा सा सिंपल हैंडसम स्टेटमेंट उठाया, मॉक टेस्ट हेल्प्स इंप्रूविंग एग्जाम परफॉर्मेंस। ठीक है, हिंदी में मॉक टेस्ट परीक्षा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता। अब इम्प्लाई क्या होना चाहिए, अब इसके अंदर नहीं मिलेगा वो चीजें, ये पैसेज के अंदर में वो चीजें नहीं मिलेगा। अब देखिए क्लैरिटी और होगी। कैंडिडेट हु डू नॉट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मे स्ट्रगल इन द एग्जाम। निहित क्या है, जब जब ऑर्डर इस स्टेटमेंट को लिख रहा था तो उसके माइंड में क्या था, एट द बैक ऑफ माइंड, थोड़ा सा एजम्पशन से आपको मैच कर रहा होगा, लेकिन वो निहितार्थ होता है। तो ये ऑर्डर के माइंड में था कि जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो एग्जाम में स्ट्रगल करता है, फेल नहीं लिख रहा है। ये वर्ड भी ध्यान देना है कि फेल नहीं लिख रहा है, बोल रहा है स्ट्रगल, थोड़ा सा माइल्ड है जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ये हमारा इम्प्लाई हो गया, ये इन्फ्रेंस हो गया। इन्फ्रेंस रीडर निकालता है। रीडर कौन है यहाँ पे, आप लोग हैं रीडर। ठीक है, इम्प्लाई में इसका किसका लॉजिक निकाला जाता है, किसका पूर्वधारणा या एट द बैक ऑफ माइंड, ये ऑर्डर का देखा जाता है कि ऑर्डर बैठा होगा ये लिखने के लिए, तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, कि ये सेंटेंस लिखने से पहले उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। अगर यहाँ पे, अगर ये दो स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे ये लिखा रहता कि वुमेन, यहाँ पे मान लीजिए एक ऑर्डर लिख रहा है, मान लीजिए हम ही ऑर्डर है और हम लिख रहे हैं कि वुमेन आर ब्यूटीफुल क्रिएशन बाय गॉड बट दे हरास मैन टू, लेकिन वो मर्द को हरास भी करती हैं। मैं मैरिड हूँ, वाइफ से झगड़ा हुआ और ये दो स्टेटमेंट मैंने लिख डाला और यही एग्जाम में आ गया। आपको देखना होगा कि ये जब मैंने लिखा, आपको मालूम नहीं है कि मैंने लिखा, आपको ये सोचना होगा कि ये जो बंदा लिखा है ये दो स्टेटमेंट, ये कैसी मनोस्थिति में था, जो हिडन है, निहितार्थ है। तो मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है, तो मैं बैलेंस लिख रहा हूँ कि वुमेन आर द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड बट दे हरास मेन टू, लेकिन वो मेन को भी वो हरास करती हैं, मर्द को भी वो हरास करती हैं। तो आपका मेरा माइंड में छिपा हुआ वो चीज है, जिस मनोस्थिति में था, मतलब स्टेट ऑफ माइंड में था, उसको आइडेंटिफाई करना है और वही आपका इम्प्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पैसेज में नहीं मिलेगा आपको खोजने से। बोलिए हाँ या ना, हाँ हाँ या सर। ना। Yes, यस सर। चलिए आगे एक और देखते हैं, और यहाँ पे एक नए और यूपीएससी एस्पिरेंट को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये है हमारे छोटे भाई शिवम। शिवम का जब नाम मैं लिख रहा था तो वो अपने ग्रुप वाला ही शिवम है, उनका नाम याद आ गया क्योंकि उनका मैसेज आया था, शायद कुछ पॉपअप हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो शिवम का ही नाम है। शिवम है यूपीएससी एस्पिरेंट। देखिए अब वो क्या कर रहे हैं। सीज हिज फ्रेंड हमीद सॉल्विंग पीवाईक्यू डेली। एक फ्रेंड है जिनका नाम है हमीद या हामिद, वो डेली पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है। ठीक है, शिवम का दोस्त है हामिद। वन डे, एक दिन, देयर मेंटर सेज, और ये हम है। ठीक है, मेंटर हम है, हम बोल रहे हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कोमा में है, यानी एज इट इज मैंने जो बोला है उसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला है अब ध्यान दीजिएगा। Those who regularly analyze past year question understand the exam pattern better. जो रेगुलरली पैसेज को, सॉरी पैसेज बोल रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को डेली सॉल्व, मतलब रेगुलरली सॉल्व करते हैं, वो एग्जाम के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आफ्टर हियरिंग दिस, एक जैद नाम का लड़का था, सुन रहा था ये सब बात। आफ्टर हियरिंग दिस जैद स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज एवरी डे। अब यहाँ इम्प्लाई क्या होगा, व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई। यहाँ पे तीन आदमी है, एक शिवम हमारे साथ अभी ऑनलाइन जूम पे है,
मैं मेंटर हो गया, और एक थर्ड पर्सन है जो ये इस बात को सुन लेता है, एंड ही इज वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट गाय। ऐसे ही लोग यूपीएससी निकालते हैं। सुना, इम्प्लीमेंट करा चुपचाप, किसी को पता नहीं चला, रैंक लेके चले गए। जैद इज वेरी स्मार्ट गाय। हामिद इज ऑल्सो स्मार्ट। शिवम, शिवम जैसे लड़के भी यूपीएससी निकालते हैं। तुरंत देखा हामिद को सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एंड तुरंत इनकलकेट कर लिया हैबिट को। अब इसका इम्प्लाई क्या होगा, अब देखना है। इम्प्लाई रिफर्स टू इनडायरेक्ट सजेशन और हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग, ठीक है। नॉट स्टेटेड आउटराइटली, डायरेक्ट रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखा होता है, बट कैन बी अंडरस्टूड, लेकिन समझा जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझा जा सकता है। यहाँ पे मैंने तीन इम्प्लीकेशन या इम्प्लाई निकाल के लाया आप लोगों के लिए। और वो क्या क्या हो सकता है। पीवाईक्यू एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सक्सेस, अगर ये भी है तो चलेगा। The mentor is indirectly advising Jad to solve PYQs regularly. Jad वहां पे है और वो जैद में वो बात तुरंत कैच करा, कैच करा और अपना काम स्टार्ट कर दिया। तीसरा implication, those who skip PYQs may struggle with the exam pattern. ये तीनों स्टेटमेंट इम्प्लाई यहाँ पे नहीं मेंशन है। की डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, कोरोलरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस एक याद रख लेना है, पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा। एजम्पशन हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, स्टेटमेंट ये एजम्पशन है और पैसेज इसको ला के खड़ा कर देंगे। इट मस्ट बी फैक्चुअली करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट। इन्फ्रेंस हमने देखा कि रीडर जो पढ़ रहा पैसेज वो निकालेगा इन्फ्रेंस, और इम्प्लाई जो ऑर्डर है, जो मैंने बताया, ये जो ऑर्डर है वो बोल रहा है हिडन मीनिंग और इनडायरेक्ट सजेशन। इनडायरेक्ट सजेशन मेरा यही था कि भाई डोंट इग्नोर पीवाईक्यूज। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसको क्लियर करते हैं और हम अपना हिडन मैसेज यहाँ पे मेंटर, मेंटर कौन है, मेंटर मी। और एक लाइन में मैंने मैसेज दे दिया, किसी पे कोई फिंगर पॉइंट आउट नहीं करा, और मैं बता दिया कि दोज हु रेगुलरली एनालाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न बेटर एंड डेफिनेटली दे विल परफॉर्म बेटर। एक लाइन में मैं अपना कहानी बोल के खत्म हो गया। जिसको समझना था, जायद स्मार्ट था, समझ गया, और शिवम भी स्मार्ट था, हामिद से देख के सीख गया। ठीक है। और ये सर इस वाले पीडीएफ में पैसेज का assumption क्या होगा? यस सर। क्या चीज, और ये इस पीडीएफ में वाले शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ बोलिए। इस वाले पैसेज का assumption क्या होगा? यहाँ पे है ना एजम्पशन, एजम्पशन नहीं है, ठीक है, एजम्पशन नहीं लिखा हुआ, बताइए आप। चलिए मिलकर निकालते हैं। चलिए, एजम्पशन क्या होता है ये निकालते हैं एजम्पशन, और कोरोलरी भी निकालते हैं, क्योंकि वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एजम्पशन और कोरोलरी दोनों निकाल लेते हैं। पहले कोरोलरी निकालते हैं, ठीक है। कोरोलरी इजी है और हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में कोरोलरी क्या होता है, दोज दोज who will solve PYQs, PYQs, their chance of getting success increased. Solve PYQs, increase your success rate, कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. PYQs inevitable for success, है ना। PYQs, PYQ Yes, sir. solve PYQs मतलब solve PYQs serve as a guiding star। solve PYQs नेगेटिव सेंस में निकल सकता है क्या? assumption, हम लोग कोरोलरी कर रहे हैं। सॉल्व पीवाईक्यूज मतलब कुछ भी होता है, आप बोलिए, एकदम होना चाहिए, निगेटिव नहीं। वहां पे ट्री निगेटिव काट रहे थे ना, ट्री काटना निगेटिव है ना, ठीक है। वो एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, वो नहीं करना है, मैं अभी समझा देता हूँ। वो नहीं समझना है निगेटिव पॉजिटिव, वो ट्री का मैंने आसान तरीके से समझाया था।
है ना। जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं यहाँ पे कि इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इफ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर योर स्किन शाइन्स, और ये सही भी है, आपके स्किन चमकेगा, ज्यादा पानी पीना क्या, ये सही है, फैक्चुअली करेक्ट है। तो इसका कोरोलरी क्या होगा, इसका निगेटिव नहीं निकालना है, इससे क्या होगा, फिर स्किन साइंस, टेकिंग मोर वाटर इज गुड फॉर स्किन हेल्थ। समझे, जो अभी लेडी यस बोल सर। रही थी उनको समझ में आया, यस सर, आ गया। है ना। ऐसा नहीं है वो निगेटिव था, मतलब टेक मोर वाटर एंड स्किन हेल्थ विल इम्प्रूव, जैसे रिफ्रेश करना वैसे कर लीजिए। अभी हम लोग कर रहे थे एजम्पशन और कोरोलरी, इसका कोरोलरी निकालते, बताइए कोरोलरी तो निकाल लिए, एजम्पशन क्या होता है, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, इस पैसेज को मैंने लिखा, ये जब पैसेज को मैंने लिखा तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, और मैं शिवम को, अमित को और जैद को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, और मेरे माइंड में चल रहा था। Previous year question. Yes, solving PYQs is important for the exam, necessary for exam. बस, बस यही है एजम्पशन। मैं इसको ये 3 सेंटेंस लिखने से पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आपका मेंटर मैं हूँ, और मैं एक स्टेटमेंट में सारा चीज बोल के चला गया, मेरा बोलने का मकसद यही था अपना कि एक्सपीरियंस से। कर सकते हैं टू emphasize the importance of PYQs, corollary, sorry, assumption। ठीक है, चलते हैं आगे, है ना। एक बार समझने के बाद आप खुद से सारा चीज कर सकते हो, लेकिन वो निगेटिव वाला नहीं, बस इजीली, इजीली लिया, ठीक है। जैसे निगेटिव वाला, जैसे मोर स्क्रीन टाइम, मोर विजन, विजन रिड्यूस होगा, द लेस स्क्रीन टाइम, द मोर हेल्दी आईज। कोरोलरीज जैसा करेंगे वैसा परिणाम आएगा, राइट। चलिए, हम लोग यहाँ पे थे, शिवम का हो गया और हमीद हो गए, और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे दीज आर द की थिंग्स, इसको मेमोराइज कर लेना है, और यही आपका नोट्स जब तक यूपीएससी नहीं होता है, यही सब चलता रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे इन्फ्रेंस, और यहाँ पे वही चीज है जो मैंने आपको बताया, आप लोग खुद से पढ़ लेना। कंक्लूजन, इन्फ्रेंस का मतलब होता है डिराइव बाय द रीडर, रीडर यहाँ पे कौन है, आप है। और इम्प्लाई, इनडायरेक्ट सजेशन बाय द राइटर और स्पीकर, वो लिखा नहीं रहता है, आपको देखना होगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। जो मैंने सुसाइड वाला बताया इम्प्लाई में, वो काफी, मतलब वो जैसे आपने दिमाग, मतलब आंख बंद करोगे समझ में आ जाएगा कि इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे सारी चीजों को बताया गया है, एक एक मीनिंग क्या होता है, लॉजिकली, ए कंक्लूजन दैट इज लॉजिकली ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो, क्योंकि आप रीडर हो ना, आप रीडर हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने उस इंफॉर्मेशन से लॉजिकली ड्रॉ करा है कंक्लूजन। और इम्प्लाई में क्या होता है, ए हिडन और इनडायरेक्ट सजेशन है, ठीक है, दैट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता, यू हैव टू फाइंड आउट। पापा बाइक खरीद के दे दो, वरना कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी क्या कर लेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या क्या स्टेप ले सकता है, क्या क्या स्टेप ले सकता है, वो पैसे ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या 4 स्टेप दिया हो, उसमें से जो सुटेबल स्टेप इम्प्लाइड होगा वही आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको पता नहीं था इम्प्लाई का मतलब, और पैसेज में जाके वर्ड सर्च कर रहे हो तो नहीं मिलेगा ना, वो गलत तो होगा, राइट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। दी गई जानकारी से तार्किक रूप से निकाला गया निष्कर्ष, ठीक है, दी गई जानकारी से, ठीक है, दी गई जानकारी से अपनी जानकारी नहीं लगानी है। वहां पे रवि वाला, रवि बेवकूफ लड़का था, ठीक है, उसको यूपीएससी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, बस उसे दो चीज था, दो चीज चाहिए था, एक महंगी बुक और एक कोचिंग में नाम लिखा जाए, वो सिविल सर्विसेज क्रैक करके दिखा देगा। तो उसी की इंफॉर्मेशन पे उसी को जज करना है, अपना इंफॉर्मेशन नहीं निकालना है। और इम्प्लाई में क्या है, इम्प्लाई में क्या करना है,
कि अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ सुझाव जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, आपको पकड़ना है कि ऑर्डर कहा क्या रहा है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने वुमेन के बारे में 2 लाइन लिखा, बैलेंस लिख के मैं चला गया, तो मैं किस मनोस्थिति में था। ठीक है। रीडर derives द कंक्लूजन फ्रॉम द पैसेज। ऑर्डर और स्पीकर्स इनडायरेक्टली सजेस्ट समथिंग विदाउट स्टेटिंग एक्सप्लिसिटली। जैसे मान लीजिए आप XYZ न्यूज चैनल देख रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीक वोटिंग होना है। ठीक है। नेक्स्ट वीक वो कौन सा एक कीवर्ड होता है जो इस्तेमाल करते हैं, बताइए तो, मैं मिस कर रहा हूँ। और आप न्यूज चैनल देख रहे हो और वहां पे न्यूज एंकर बैठी हुई है या बैठा हुआ है, और वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से, एक वर्ड बहुत अच्छा है मैं मिस कर रहा हूँ, बताइए माइक ऑन करके किसी को पता है तो। न्यूज चैनल वो न्यूज इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट करेगा कि आपको नहीं बताएगा कि आप पी को वोट करो या क्यू को वोट करो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐसा हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा कि वो डायरेक्ट हो जाएगा कि वो पी को सपोर्ट कर रहा है, एंड यू शुड वोट फॉर पी, नॉट क्यू। सर द मैंने मैसेज इज इम्प्लाइड। मैसेज मैंने क्या होता है, इम्प्लाइड होता है। समझ रहे हो, ये रिलेट कर पा रहे हो, बताइए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये समरी है तो देख लेते हैं। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडीज कंसिस्टेंटली एंड फॉलोज ए डिसिप्लिन रूटीन। इन्फ्लुएंस क्या होगा, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन इंप्रूव द चांस ऑफ सक्सेस। अगर हार्ड कर रहा है और कर रहा है तो वो ठीक है। अब डिपेंड करता है, निगेटिव टोन भी इसमें हो तो आपको देखना होगा, आपका दिमाग लगाना होगा वहां पे। और यहाँ पे एक छोटा सा है, यूपीएससी स्टूडेंट अगेन स्टडीज कंसिस्टेंटली एंड फॉलो। यहाँ पे यूपीएससी अभ्यर्थी लगातार अध्ययन करता है और अनुशासित दिनचर्या का पालन करता है। तो इसमें निहितार्थ क्या छुपा हुआ है, सिर्फ अध्ययन पर्याप्त नहीं हो सकता है, रणनीति और भाग्य जैसे अनेक कारणों की भूमिका, कारक भी भूमिका निभाते हैं। छिपा हुआ यही है, मेहनत तो सब कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोगों का हो रहा है, तो अन्य फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट दैट डिसाइड्स द डेस्टिनी। ठीक है। यहाँ पे रीडर एनालाइजेज, यहाँ पे स्पीकर राइट्स, गिव इंफॉर्मेशन इन सच वे दैट इज इनडायरेक्टली कन्वेज समथिंग। इनडायरेक्टली कह रहा है, बता रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा है। चलिए आगे। अब यहाँ से ना आप लोग खुद से करिएगा, अब हमें यहाँ से कुछ करना नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ना है और पढ़ लेना काफी अच्छे से है। एक चीज बस, एक वर्ड करवा देते हैं, यहाँ पे समरी है और यहाँ पे एक पैसेज सॉल्व कर लेते हैं, और एक वर्ड हमें कराना था, वो देख लेते कहाँ गया। हाँ, ये वाला। बाकी सब इजी है, आप कर लेना, और थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्योंकि ये भी ना इम्प्लाय का ही भाई है, इम्प्लाय का या इम्प्लीकेशन का, क्योंकि ये अजम्पशन का भी भाई है ये। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रखता है, एजम्पशन का भी भाई है, क्योंकि ऑर्डर क्या मैसेज देना चाह रहा है, लेखक क्या दे रहा है, लेखक की सोच या प्रस्तुत संदेश लेखक के बारे में। ठीक है, अब इसको यहाँ देखते हैं और लेखक क्या करना चाह रहा है, ये सेम सेम इन्फ्लुएंस और इम्प्लाइड का है। थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपीएससी स्टूडेंट फॉलोज ए स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल, सोल्व्स मॉक टेस्ट, स्टेज अपडेटेड, प्रश्नों का विश्लेषण करता है और अपनी सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए समय प्रबंधन पर कार्य करता है। तो थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर और मैसेज कन्वेड, ऑर्डर के थ्रू क्या मैसेज दिया गया, दोनों में देखते हैं। सक्सेस इन यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क बट ऑल्सो अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। लेकिन यहाँ फिर आगे देखते हैं, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑर्डर, यहाँ पे हमें क्या करना है, निगेटिव पॉजिटिव के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है उसी से करना है। लेकिन इन्फ्रेंस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम निगेटिव भी जा रहे थे और पॉजिटिव भी जा रहे थे, दोनों को मिक्स करके बैलेंस्ड जा रहे थे, और जैसा स्थिति रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे, यानी जैसा ऑप्शंस
के चॉइसेस रहेंगे वैसा ही हम डिसाइड करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को जबरदस्ती निगेटिव और पॉजिटिव को मर्ज करके एक बैलेंस बनाए, जैसा स्थिति वैसा काम करेंगे। तो ये हो गया, बहुत इजी हो गया। द सक्सेस ऑफ यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क बट ऑल्सो अबाउट द स्मार्ट प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्मार्ट तैयारी, निरंतरता और रणनीतिक योजना भी आवश्यक होती है। तो पैसेज मतलब होलिस्टिकली देखना है, मतलब थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर मैसेज कन्वेड होलिस्टिकली, ठीक है। और इसमें से कीवर्ड्स जो भी है ना, इसमें लास्ट वाला देखना है, मैनेजमेंट टू इनहेंस देयर चांसेस। और कीवर्ड आप जाके देखोगे ना तो नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्मार्ट वर्ड है, स्मार्ट प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी ये भी वर्ड मेंशन नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये भी मेंशन नहीं है। लेकिन लेखक के दिमाग में ये सब चीजें चल रहा था, तभी वो बोल रहा है कि स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल, इम्फोसाइज कर रहा है स्ट्रिक्ट, ठीक है। सॉल्व मॉक टेस्ट, स्टे अपडेटेड करंट अफेयर्स, तो ऐसे करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर और मैसेज कन्वेड मींस अंडरस्टैंडिंग द कोर पर्सपेक्टिव और बिलीफ ऑफ द ऑर्डर बेस्ड ऑन द पैसेज। अगर ये जो बंदा 3 लाइन लिखा हुआ है तो वो डेफिनेटली यूपीएससी के बारे में जानकारी रख रहा होगा। उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ऑर्डर के पास कितनी जानकारी होगा, ये आपको जानकारी कितना अच्छा लग रहा है, तो उसके माइंडसेट कैसा होगा, तो उस हिसाब से इट फोकसेस ऑन व्हाट द ऑर्डर वांट्स द रीडर टू टेक अवे फ्रॉम द पैसेज। ये लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर आपको इस पैसेज से क्या सिखाना चाह रहा है, आप क्या लेके घर आओगे, ठीक है। थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर और मैसेज कन्वेड का अर्थ लेखक विचारों या दृष्टिकोण को समझना, यानी लेखक पाठक को क्या संदेश देना चाहता है, तो यही संदेश देना चाहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। Success in UPSC is not just about hard work but also about smart preparation, consistency and strategic planning. सभी चीजों को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। कोई भी पैसेज हो, आपको मीनिंग समझना होगा और वो स्टेट ऑफ माइंड समझना होगा कि कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देख ली है। और एक चीज और हम लोग समराइज करते हैं आज के सेशन को जो हम लोगों ने करा है, समराइज करते हैं आगे, ठीक है। कॉरोलरी तो हम लोग जान ही रहे हैं और पढ़ते ही आ रहे हैं, हार्ड वर्क इंक्रीजेस सक्सेस प्रोबेबिलिटी, वही सेम कॉम्प्रिहेंशन चल रहा है। और थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर, उसी का क्या हो जाएगा, सक्सेस रिक्वायर्स बोथ स्मार्ट एंड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये ऑप्शन में रहे तो इसको काट नहीं देना है, और पैसेज में ये जाके वर्ड खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हम अ, दो 4 चॉइसेस होते हैं, दो को तो हम अच्छे से एलिमिनेट कर ले रहे हैं, दो में स्टक कर जा रहे हैं। और ये 4 वर्ड जो हमने टोटल 4 से 5 वर्ड कीवर्ड हमने पढ़ा, बस इसको पढ़ लेना है। हम वहीं पे क्वेश्चन का सिर्फ डायरेक्टिव देखना है कि ये इम्प्लाई है, कोरोलरी है, या क्रक्स है, या थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर है, और वहीं पे हम इसको एलिमिनेट करके राइट चॉइस को क्लिक करेंगे और 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, समराइज करते हैं इसको। इन सब चीजों को एक में क्लब करा है, मैं बताऊंगा, जस्ट 5 मिनट और पहले समराइज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहले हम लोग समराइज करते हैं, ये हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है इन 4 वर्ड पे, और इन 4 वर्ड को हमने यहाँ पे समराइज करा है। कैसे समराइज करा है, एजम्पशन पूर्व धारणा, कोरोलरी संभावित परिणाम, इन्फ्रेंस निष्कर्ष, इम्प्लाई निहितार्थ। हम लोगों का मेन फोकस आज के सेशन का है अजम्पशन का मीनिंग समझना, कोरोलरी का मीनिंग समझना, इन्फ्रेंस का मीनिंग समझना, और चौथा इम्प्लाई का मीनिंग समझना, और उसको सबको समझ करना, ठीक है। अब यही चार्ट को आपको देखना है, क्या होता है, ए फैक्ट और बिलीफ दैट मस्ट बी ट्रू, मस्ट मस्ट जरूरी है उसका सही होना। जो ऑप्शन आप क्लिक करोगे उस ऑप्शन का सही होना, फैक्चुअली करेक्ट होना मस्ट है। उस पे पैसेज को लाके खड़ा कर देंगे तो पैसेज टिक जाए, गिरे नहीं। एक तथ्य या विश्वास जो कथन को सही ठहराने के लिए
पहले तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए। जो ऑप्शन को हम सिलेक्ट करने जाएंगे, जब डायरेक्टिव वर्ड हमारा एजम्पशन है, और एजम्पशन जैसे मान लो दो ऑप्शन में स्टक कर गए, तो हम ऑप्शन को देखेंगे कि ये ऑप्शन पैसेज पैसेज का लोड ले पाएगा। अगर इसको पैसेज इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि इसका सही होना अनिवार्य है। पहले तो इसकी टेस्ट करेंगे, ट्रू फॉल्स टेस्ट। पहले जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और ये दोनों में हम लोग आके स्टक कर गए हैं, तो उस स्थिति में 100% एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम पहले ऑप्शन का ही ट्रू फॉल्स टेस्ट लेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और पैसेज को इसके ऊपर ला के खड़ा करते हैं, तो क्या ये भार सह लेगा या ढह जाएगा। तो स्टेटमेंट जो हमारा ऑप्शन है उसका सही होना अनिवार्य है, ये चीज समझना है। कोरोलरी मतलब क्या होता है कि लॉजिकल इनएविटेबल कंसेक्वेंसेस ऑफ गिवन फैक्ट। पेड़ को काटोगे तो वही होगा, पानी ज्यादा पियोगे स्किन हेल्दी होगा, कम डाइट लोगे तो वजन कम होगा। दिए गए तथ्य का दिए गए तथ्य का तार्किक और अनिवार्य परिणाम। ठीक है। और इन्फ्रेंस हम लोगों ने क्या समझा था, कोरोलरी तो हम लोग आसानी से काफी समझ गए। वही वाला पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंडली लगेगा, नहीं करके जाओगे तो वो ट्रिकी लगेगा। कोरोलरी का काफी अच्छे से, और ये नोट्स आपको मिल जाएगा ग्रुप में, तो इट विल बी वेरी इजी टू मेमोराइज। और डेली इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी यही चार्ट आपको दिलाएगी। और हमने 11 कीवर्ड इसमें कवर करा है, जिसमें से 4 पे ही ध्यान रखना है, बाकी को हमने बाकी 7 को एक में ही क्लब कर दिया है। कोई जरूरी नहीं है उतना टाइम और दिमाग लगाने का। इन्फ्रेंस यहाँ पे देखिए, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये रीडर निकालता है, ये आप निकालोगे। आप कैसे निकालोगे, रीडर के दिमाग के जाके पढ़ोगे, जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा अवेलेबल इंफॉर्मेशन। उपलब्ध जानकारी को ही जानकारी, ठोस जानकारी समझना है, और उसी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। अब यहाँ पे इन्फ्रेंस पूछा है और इम्प्लाई निकाल दोगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इन्फ्रेंस की जगह आप इम्प्लाई गलती से सोच बैठे, रीडर के माइंड को जाके पढ़ने लगे कि वो रीडर किस मनो स्टेज में था, स्थिति में था, और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ऑप्शन में इन्फ्रेंस भी रहेगा एक, और इम्प्लाई भी रहेगा। कुछ बोलो, हाँ हूँ कुछ नहीं। उपलब्ध जानकारी पर Yes, sir. एंड इनडायरेक्ट सजेशन और हिडन मीनिंग। ये मीनिंग हिडन रहेगा। जैसे सिंपल सा है, याद करके रखना है आपको कि पापा आई वांट ए R15 बाइक, R15 बाइक, ठीक है। अदरवाइज आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर लेंगे नहीं दिलाओगे तो। सिंपल सा है। तो ये बोल नहीं रहा है कि आई एम गोइंग टू डू सुसाइड और एंड माय लाइफ, और मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। जैसे एक लड़की ही है कि आई वांट टू मैरी दैट बॉय, अदरवाइज यू पीपल डिसाइड। द मैसेज इज इम्प्लाइड दैट शी इज गोइंग टू लॉ। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, बाहर जाके शादी कर लेंगे। वो मैसेज इम्प्लाइड है, तो वो बता नहीं रही है, हिडन है। इतना से तो और क्लैरिटी मिली आपको, इम्प्लाइड का मतलब क्या है, या लड़का भी हो सकता है, वाइस वर्सा। एग्जिस्ट बिफोर द स्टेटमेंट एंड सपोर्ट इट्स। ठीक है। ये अजम्पशन के बारे में बात हो रहा है कि ये स्टेटमेंट से पहले मौजूद होता है, और उसी पे ही जो ऑर्डर है वो लिखता है। ठीक है। और ये फॉलोज डायरेक्टली, इसको देख लेना है। बाकी वही सब है जो हम बता चुके हैं, देख लेना। और एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सब पढ़ लेना खुद से। और एक पेज और हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट पेज में, हाँ, पैसेज पैसेज सॉल्व कर लें। एक पैसेज सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 मिनट और, तो थोड़ा सा हो जाएगा। पैसेज सॉल्व करते हैं, एक पैसेज सॉल्व करते हैं, तभी जाके सारा चीज होगा। ये थोड़ा सा लंबा पैसेज भी, और यूपीएससी स्टैंडर्ड का है, और सारा मैंने जनरेट करा है एकदम एआई टूल से, कहीं भी नहीं मिलेगा दिस कंटेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फ्रॉम ए स्ट्रगलिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी टू ए ग्लोबल पावर हाउस। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद संघर्ष अर्थव्यवस्था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मतलब अर्थव्यवस्था कितना लचीला था। ठीक है। वहां से लेकर वैश्विक महाशक्ति बनने तक का सफर के बारे में डिस्कस हो रहा है।
इंडियाज इकोनॉमी जर्नी इज नथिंग सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब अपने में ये अभूतपूर्व रही है। इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड, ठीक है, ये गर्व की बात है। वंस बर्डन्ड बाय पॉवर्टी एंड डिपेंडेंसी, पॉवर्टी भी था जब देश आजाद हुआ था, और डिपेंडेंसी, फूड के लिए हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे वेट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। निर्भरता से जूझने वाले देश आज विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकमिंग डिजिटल रेवोल्यूशन, ठीक है, सॉरी, बूमिंग डिजिटल रेवोल्यूशन एंड ए रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ तक हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है। सशक्त विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बन चुका है भारत, स्टार्टअप उद्योगों का को नया आकार दे रहे हैं, करोड़ों गरीब लोगों को बाहर, गरीबी से बाहर लेकर हम आए, आउट ऑफ पॉवर्टी। इंडियाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ट्रेड इज अनडिनाएबल, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है ग्लोबल ट्रेड पे, वो अनडिनाएबल है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। प्रभाव निर्विवाद है, ठीक है, नकारा नहीं जा सकता है। द स्पीड ऑफ इनोवेशन, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड डिटरमाइंड वर्क फोर्स आर फ्यूलिंग ए हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो नया नया चीज, स्टार्टअप, नीतिगत सुधार, नवाचार की भावना और एक समर्पित कार्यबल एक ऐतिहासिक परिवर्तन को गति दे रहा है, ठीक है। आज का भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है। इंडिया ऑफ टुडे इज नो लॉन्गर एन इमर्जिंग कंट्री, ये भविष्य को आकार देने वाली एक शक्तिशाली ताकत है। इट इज एन फॉर्मिडेबल फोर्स शेपिंग द फ्यूचर। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इफ इंडिया विल लीड बट विन। अब सवाल ये नहीं है कि भारत नेतृत्व करेगा या नहीं, बल्कि ये है कि कब करेगा। विन द टाइम विल कम। ये पैसेज मैंने खुद से लिखा है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके गूगल पे डालना, आपको नहीं मिलेगा। तो इस पैसेज का अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कोरोलरी, एक मिनट, हम लोग पढ़ चुके हैं कोरोलरी, हमने पढ़ा एजम्पशन। हम 4 ही वर्ड आपको पढ़ाने ही आए हैं, बाकी हम दे दिए हैं आपको अपनी समझ के लिए, और कंपेयर करके दिए हैं। कोरोलरी, एजम्पशन, इन्फ्रेंस, और थोड़ा सा थिंकिंग ऑफ द पैसेज, जो इम्प्लाई, यहाँ से आप कर लोगे इम्प्लाई और निहितार्थ वाले से। कोरोलरी क्या होगा, एजम्पशन क्या होगा, इन्फर्ड क्या होगा, इम्प्लाई क्या होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करिए मेरे साथ, बताइए क्या क्या हो सकता है इसका, तभी सीख के जा पाओगे। चलिए बताइए, चलिए माइक ऑन करिए, अब बहुत माइक ऑन करते हैं। बताइए कोरोलरी क्या होगा। पैसेज समझ में आया है कि, मतलब एक पैसेज सिंपल वर्ड में ये है कि जब भारत आजाद हुआ था तो गरीबी थी, डिपेंडेंसी थी, यहाँ तक कि फूड प्रोडक्शन का भी हमारा सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे ठीक है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे हम लोगों ने बनाए, डिजिटल क्रांति आई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, स्टार्टअप को लाए, नया आकार दिया, गरीबी, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला। आज वैश्विक व्यापार क्षेत्र में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड में, इंडिया हैज अनडिनाएबल इन्फ्लुएंस, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि नाउ द टाइम, ये नहीं पूछना है कि भारत नेतृत्व करेगा कि नहीं, भारत तो करने ही वाला है, ये पूछो कि कब करेगा। बताइए, ये पैसेज है, बताइए। सर कोरोलेरी तो इसका ही हो सकता है। कोरोलरी पे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कोरोलरी पे डिस्कस करते हैं। चलिए हम थोड़ा हेल्प करते हैं, कोरोलरी क्या होगा। सर इसका ही हो सकता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इकोनॉमिक रिफॉर्म विल हैव ट्रांसफॉर्म द इंडियाज फॉर्च्यून। हम्म। If we continue doing this, we will be a global economy. वो भी एक corollary निकाल सकते हैं सर। ठीक है, ठीक है, सर तो यदि हम हमें अपना इकोनॉमी देख बेहतर रहे हैं। करना है तो हमें लगातार अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और अपने प्राइमरी सेक्टर्स पे और टर्सरी सेक्टर पे काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ठीक है, चलिए ठीक है, सब सही है, लेकिन मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से लेना है। विद कंटिन्यूड एफर्ट्स, हम लोग एफर्ट्स लेके आए हैं 1947 टू 2024, हम लोग एफर्ट्स, ठीक है।
हम लोग प्रयास, निरंतर प्रयास से भारत एक वैश्विक आर्थिक नेता बनेगा, क्योंकि बात हो रही है कि कब करेगा, विन। द टाइम हैज कम, बट विन। 2025 में, 35 में, 40 में, 45 में, कब? ठीक है, तो देयर इज नो डिनायल। ठीक है, अब ये मैंने आपको कोट करके दिया है कि ये पैसेज में कहाँ ऐसा मेंशन है। तो ये पैसेज इसलिए मेंशन है कि द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इफ इंडिया विल लीड बट व्हेन, यहाँ पे है। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इफ इंडिया विल लीड बट व्हेन। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये दिखाना था आपको कि जब भी इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड, यहाँ पे ध्यान से सुनना, 6 लोग चले गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ के, क्योंकि परसेवरेंस नहीं होता है ना लोगों के पास। आपको ये मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा, ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का पैसेज है, ठीक है, जब भी आपसे पूछे, ठीक है, जब भी आपसे पूछे इन्फ्रेंस, एट, रुक जाइए आप, इम्प्लाइड, ठीक है, नाम छुपा के आप आ रहे हो, बात करोगे तब तो इमोशन डेवलप होगा। इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड, जब भी आपको इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड पूछे, और हम पैसेज को अगले सेशन में कैसे सॉल्व करने वाले हैं, पैसेज को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ये पैसेज था, हम इस पैसेज को नहीं पढ़ने वाले थे, और नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को हम 2 इलिमिनेट करके दिखाएंगे, और 2 में हम स्टक कर जाएंगे। आप देखेंगे वहां पे हम 2 में स्टक करेंगे, और अगर वो हमसे गलती से इन्फ्लुएंस पूछ दिया है, अगर ये डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पे हमने देख लिया है कि इन्फ्लुएंस पूछा हुआ है और इम्प्लाई पूछा हुआ है हमसे, तो हम पैसेज भी नहीं पढ़ेंगे। पैसेज का ये लास्ट सेंटेंस हम पढ़ के डिसाइड करेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। सॉरी, ये दूसरा 2 सेंटेंस ले लिया मैंने। पैसेज का एक सेंटेंस पढ़ेंगे और इन्फ्लुएंस निकाल के हम आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लुएंस अगर हमसे पूछ दिया है और 2 स्टेटमेंट में हम स्टक कर दिए हैं, तो ऊपर के पैसेज, देखो पैसेज तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है एक्यूरेसी, मतलब पॉइंट बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसेज नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्प्लाई और इन्फ्लुएंस इन 99% ऑफ द केस ये लास्ट सेंटेंस ही टोन है ना। जैसे मान लीजिए हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, और मैं आप में से किसी एक आदमी से बोल रहा हूँ कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, और अंत में एक सेंटेंस मैं उसको बोल के जा रहा हूँ कि तुम दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो देख लेंगे। किसी भी वार्तालाप का जो लास्ट सेंटेंस होता है, जैसे किसी ने मुझे 10,000 रुपया दिया और वो मुझसे डिमांड कर रहा है कि भाई तुम अगले महीने मुझे तो लौटा दो, तो वो अंतिम सेंटेंस या अंतिम वाक्य वो जो मुझे बोल के जाएगा, वो वो हथौड़ा चला के जाएगा। अगर प्यार का बात होगा, ठीक है तुम टाइम ले लो, टेक योर टाइम, टेक 6 मंथ्स, 1 ईयर, जब भी वो तुम दे दो। अगर अगले महीने नहीं दियो तो फ्यूचर में तुम नहीं मांगना हमसे। तो लास्ट जो पैसेज का जो और वार्तालाप का जो लास्ट सेंटेंस होता है, वो टोन होता है, हमेशा इन्फ्रेंस और इम्प्लाइड होता है वहां पे, जो जो ऑथर होता है। तो इन्फ्रेंस यहाँ पे पूछा है हमसे, इंडिया इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज रिजल्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड एंटरप्रेन्योरल सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा हमने, ठीक है, नई नई चीजें लाए, जैसे यहाँ पे स्टार्टअप को लाया, गरीबी से हटाया, नीतिगत सुधार लाया, नौचार को लाया, समर्पित कार्यबल भी हमारे पास है। तो ये निष्कर्ष यहाँ से निकला, लेकिन ये निष्कर्ष का आधार हमने क्या आपको बता रहा हूँ कि startups are reshaping industries, millions are rising out of poverty, inference, ठीक है। और यहाँ पे द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर इफ इंडिया विल लीड बट व्हेन। हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि हमें जो इन्फ्लुएंस लेना है, पॉजिटिव लेना है, और ये पैसेज इस पे इन्फ्लुएंस जो निकाला हुआ यहाँ से मैच नहीं कर रहा है। मैं यूपीएससी का पैसेज का बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे इसको मैच नहीं करने लगना, ये पैसेज मैंने खुद से बनाया है, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप पैसेज सॉल्व करना यूपीएससी का, तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट देखना और वहां से आप कीवर्ड्स निकालना, और वो पता चलेगा इन्फ्लुएंस और इम्प्लाई में। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जब हम 2 स्टेटमेंट में स्टक कर जाते हैं, तो यही सब चीजें हमें फाइनल आंसर पे ले जाके खड़ा कर देगा, और हमारा मतलब एक्यूरेसी इनहेंस होगा, और हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, इम्प्लाई, इम्प्लाई क्या है,
फिर इम्प्लाई में क्या करना है कि लास्ट का जो 2 वर्ड्स है, 2 सेंटेंस है, या लास्ट का 1 सेंटेंस पे जाके स्ट्राइक करना है। इम्प्लाई क्या निकाला है मैंने? सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल विल फर्दर एक्सेलरेट इंडियाज राइज। ठीक है, ये जो लेखक है उसके जो निहितार्थ भाव है कि इंडिया ने इतना सारा करा, नौचार करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, गरीबी से लोगों को, करोड़ों लोगों को उठाया, ठीक है, समर्पित कार्य बल है, ठीक है, इतना सारा करा। अगर इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी सस्टेनेबल मतलब क्या, ये ग्रोथ को ऐसे ट्राजेक्टरी पे ले जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ करे और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल जो हम है, शिक्षा को बढ़ाए, हेल्थ को बढ़ाए, स्किलिंग करे, अप स्किलिंग करे, री स्किलिंग करे, विल फर्दर एक्सेलरेट इंडियाज राइज, इंडिया के राइज को और करेगा। ये बता रहा है कि इतना सारा करें तो हम यहाँ पहुंचे, अगर और करें तो और ज्यादा जाएंगे। तो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका जो भाव है यहाँ पे 20 से मैंने उठाया है। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में मैं अभी जो जहां तक देख पा रहा हूँ कि जहां पे भी इम्प्लाई और इन्फ्रेंस में आपको प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे का 2 लाइन आप थोड़ा सा जरूर देखिए। ठीक है, तो बात होती है यहीं पे खत्म, और फर्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे थोड़ा समझाते हैं आपको। और कल क्वेश्चन थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चंस पे आएंगे। और बस यही है, कोरोलरी, इग्नोर देम एंड फेस सरप्राइज। स्टेटमेंट बोल रहा है सॉल्व पी वाई क्यूज एंड यू शैल राइज, मतलब आप अच्छा स्कोर करोगे, राइज करोगे, एग्जाम क्लियर होगा। कोरोलरी क्या है? इग्नोर देम एंड फेस सरप्राइज, एग्जाम में सरप्राइज ही करोगे, सरप्राइज करेगा क्वेश्चन पेपर आपको। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो कहने का मकसद था, समझाने का मतलब आज का सेशन का, एजम्पशन का मीनिंग समझाना था, कोरोलरी का मीनिंग समझाना था, इन्फ्रेंस का मतलब समझाना था, इम्प्लाई, इम्प्लीकेशंस, इंटेंस टू से, तीनों का मतलब सेम होता है, और थिंकिंग कन्वेड बाय द अदर, ये तो आप इम्प्लाई से ही रिफर कर लो। और बाकी सबको मैंने छोड़ दिया है आप पर, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, ये वो खुद से देख लो। ठीक है, मिसलेनियस का तो डायरेक्ट वो पैसेज पे ही बेस्ड रहता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, और जब हम लोग पैसेज सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, पैसेज नहीं पढ़ेंगे। जहां पे होगा इन्फ्रेंस और इम्प्लाई में अगर हमें दिक्कत होगी तो लास्ट का 2 लाइन देखेंगे और वहां पे हम आपसे खुद पूछेंगे एजम्पशन। अगर एजम्पशन पूछ दिया, हम पैसेज में जाके नहीं मीनिंग देखेंगे कि कहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंशन है। एजम्पशन अगर पूछ दिया तो आप पैसेज में जाके देखोगे, अब बताओ एक एक करके, पैसेज में जाके देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पैसेज है, और सस्टेनेबल No, डेवलपमेंट sir. कहाँ पैसेज में लिखा, जाके देखोगे आज के बाद? No. नो सर। ठीक है, अगर कोरोलरी पूछा तो आप पैसेज में जाके देखोगे, मैच करोगे स्टेटमेंट, ऑप्शन को स्टेटमेंट से? नहीं। नो सर। ओ सर। इन्फ्रेंस, हाँ, नो। इन्फ्रेंस पूछ दिया तो जो इंफॉर्मेशन है उस पे आपको निकालना है, पैसेज में जाके नहीं देखना है। बाकी सब चीजों को पैसेज में जाके देख सकते हो। ये 4 चीज जो मैंने यहाँ पे आपको इम्फसाइज करके बताया है, जहाँ पे कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं, ये पैसेज में नहीं मिलता है हमें, ये बात समझो। और ये बहुत ही मेहनत करके मैंने डिजाइन करके लाया है, और पिछला इंफॉर्मेशन आपके पास जो भी उसको फॉर्मेट कर देना और इसको इंस्टॉल कर दो। कोरोलरी पूछा, आप पैसेज पे जाके खोजोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉवर्टी से है, या बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन से है, लैंड हैबिटेशन, जो भी है, जो भी पूछा वो जाके खोजोगे, नहीं मिलेगा आंसर। मिल भी जाएगा गलत टिक करके जाओगे, सही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो लेट्स फिनिश इट, बंद करते हैं। Thank you, ठीक है, sir. कैसा कैसा लगा आप थैंक लोग यू को? सर। इससे पहले आप लोगों को ऐसा मिला था कुछ? नहीं नहीं सर। सर। बहुत सर। ठीक है, तो लेट्स एंड द Thank you, रिकॉर्डिंग। sir. इतनी मेहनत करने के लिए. थैंक ठीक यू है, सर।